गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे बढ़ाएंगे अपने पाठ को और आज का हमारा पॉइंट है जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। इसके तहत हम आज जर्मनी व इटली के एकीकरण को पढ़ेंगे कि किस प्रकार यूरोप के ये दोनों देश 1871 तक आते आते एकीकृत हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जर्मनी की कि हम बार बार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों की। जब से हमारा ये पाठ स्टार्ट हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जिसके बारे में हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि विश्व के अनेक भागों के अंदर समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे और संवैधानिक जो है प्रजातंत्र, संवैधानिक जो है गणतंत्र की विचारधाराएं पनपी। लेकिन अक्सर जो रूढ़िवादी जो लोग थे, जिनके पास सेना थी, जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने उनकी भावनाओं को दबा दिया। और उस भावना को दबाने के बाद जो है अगर हम देखें तो उन्हीं रूढ़िवादी लोगों ने राष्ट्रीय भावनाओं का फिर क्या किया, इस्तेमाल किया। जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनका इन्हीं लोगों ने क्या किया, अपने अनुसार इसका इस्तेमाल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। और इस प्रक्रिया को हम जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण से समझ सकते हैं। किस प्रकार जो है सेना के उपयोग से, किस प्रकार राजा का सहयोग लेकर के जो महत्वाकांक्षी लोग थे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को क्या है, पूर्ण किया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के बारे में हमने पिछले जो हमारी कक्षा थी उसके अंदर पढ़ा था कि 1848 के अंदर एक जर्मन महासंघ बनाया गया था। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार फ्रैंकफर्ट के अंदर 1848 के अंदर एक संसद का निर्माण किया गया था। लेकिन उस निर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास जो है उसको राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के उदारवादी उस पहल को दबा दिया गया था। और उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया था। और जर्मनी के इस क्षेत्र के अंदर परसा जो है एक बहुत बड़ी जो है ताकत थी, बहुत महान ताकत थी ये। और इसी ताकत के अधीन जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया। परसा का जो मंत्री था ओटोमान बिस्मार्क, उसने क्या किया था कि एक राष्ट्रीय एकीकरण की जो है नींव रखी जर्मनी के। और उसका जो प्रमुख जो मंत्री, मैंने बार बार यहाँ पर चर्चा की ओटोमान बिस्मार्क की, उसने क्या किया था, परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। और 7 वर्षों के दौरान उसने डेनमार्क से युद्ध किया, फ्रांस से युद्ध किया और अन्य जो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उन सभी से युद्ध करने के बाद 3 महत्वपूर्ण युद्ध उसने लड़े, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और अंतिम युद्ध उसने फ्रांस के साथ लड़ा और उसके अंदर जो है परसा की विजय हुई। और 1871 के अंदर जर्मनी की एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लिया गया। और इस प्रोसेस के अंदर जो है परसा के अंदर एक समारोह किया गया। और उस समारोह के अंदर जो परसा का जो राजा था विलियम प्रथम, उसको जो है एकीकृत जो है जर्मनी का क्या बनाया गया, सम्राट घोषित किया गया। और 18 जनवरी 1871 को आप यहाँ देख भी सकते हैं कि बेहद ठंडी सुबह थी। और जर्मनी के राज्य के राजकुमार और सेना के जो प्रतिनिधि थे वो, और प्रमुख उनका मंत्री था ओटोमान बिस्मार्क, उसने परसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक जो है वर्साई के महल के अंदर। और ये महल बड़ा ठंडा था और शीश महल था, इसलिए इसको हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। तो सभा ने परसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की यहाँ पर घोषणा कर दी। और जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने परसा राज्य की शक्ति के प्रमुखत्व को क्या किया गया, दर्शाया गया। और नए राज्य ने जर्मनी की जो मुद्रा थी, उनकी जो बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्था थी, उसके आधुनिकीकरण के ऊपर काफी जोर दिया। और परसा द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए क्या बनी थी, मॉडल बनी थी। यानी कि यहाँ सारा अगर हम देखेंगे तो परसा जो है खुद एक साम्राज्यवादी शक्ति था और वो अपना विस्तार करना चाहता था। उसने जर्मनी के एकीकरण की आड़ के अंदर अपने साम्राज्य का जो है जर्मनी का एकीकरण करके उसके ऊपर अधिकार करके अपनी साम्राज्यवादी ताकत को क्या किया, पूर्ण किया। उसके बाद में सेकंड हमारे पास यहाँ आता है इटली का जो अगर हम इतिहास अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत लंबा है इटली का इतिहास। और इटली जो है वो 7 राज्यों के अंदर जो है बटा हुआ था। इसके अंदर 7 राज्यों के अंदर महत्वपूर्ण जो राज्य थे उसमें एक तो था सार्डिनिया का पीडमोंट, इतालवी राजघराने का था।
उत्तरी जो भाग था उसके ऊपर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों का शासन था। मध्य जो इलाका था उसके ऊपर पोप का शासन था। दक्षिण के क्षेत्र के अंदर स्पेन के ब्रूवो राजाओं के अधीन था। और इतालवी भाषा ने यहाँ पर साझा रूप जो है कभी भी हासिल नहीं किया, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप क्या थे, मौजूद थे। और इसके एकीकरण के अंदर 1830 के दशक के अंदर हमने एक व्यक्ति का नाम सुना था, मैत्सनी। जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण ओटोमान बिस्मार्क ने किया था, यहाँ पर मैत्सिनी और काबूर ये दो व्यक्ति थे जिनकी गहरी चाल की वजह से जो है इटली का एकीकरण यहाँ पर हुआ। और मैत्सिनी ने जो है इटली के एकीकरण के लिए 1831 से 48 के अंदर जो है क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जो कोशिश की थी वो सार्डिनिया पीडमार्ट के शासक विक्टर एमुलनल द्वितीय के ऊपर थी। हमने ये भी देखा था कि यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था मैजीनी ने, ताकि जो है वो इटली का क्या कर सके, एकीकरण कर सके। लेकिन इटली के एकीकरण के अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो हम सहयोग कह सकते हैं वो निभाया था उनके प्रमुख मंत्री काबूर ने, जिसने इटली के एकीकरण को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वो ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। तो इतालवी जो अभिजात वर्ग के जो तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह भी इतालवी भाषा से कहीं बेहतर क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था। लेकिन फ्रांस से जो है सार्डिनिया पीडमार्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि और उसके पीछे जो है किसका हाथ था, काबूर का ही हाथ था। उसने फिर क्या किया था, सार्डिनिया पीडमार्ट को 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में क्या हुआ, सफल हुआ। इसके बाद इनके जो नियमित जो सैनिक थे उन्होंने जूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या के अंदर स्वयं सेवकों को भी इकट्ठा किया और 1860 के अंदर दक्षिणी इटली और दो सिलसिलियों के राज्य में ये प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हराने के लिए स्थानीय किसानों का भी ये समर्थन पाने में सफल हुए। और 1861 के अंदर एमुलन द्वितीय को जो इटली का एकीकृत जो इटली थी उसका राजा घोषित किया गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी जो है ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा थे, वो लोग अनजान थे। और दक्षिण इटली के अंदर जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया था उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इटालिया जो भाषा थी उसके बारे में वो जानते ही नहीं थे। वो तो ये मानते थे कि ला टालिया जो है विक्टर एमुलियन की क्या है, पत्नी है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पॉइंट आता है, वो आता है ब्रिटेन की अजीब दास्तां। इस अजीब दास्तां इसलिए कहा जाएगा कि बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि राष्ट्र राज्यों का जो मॉडल है वो ग्रेट ब्रिटेन था और ब्रिटेन के अंदर राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुआ, कोई उथल पुथल नहीं थी, किसी क्रांति का परिणाम नहीं था। ये एक लंबी चलने वाली प्रोसेस थी। और ये लंबी चलने वाली प्रोसेस तो क्या थी, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बार बार, ये प्रश्नों में पूछा भी जाता है, नरे जातीय। नरे जातीय से आप क्या समझते हैं, यानी कि एक सांझी नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्यम या पृष्ठभूमि जिसमें कोई समुदाय अपनी क्या मानता हो, पहचान मानता हो। तो विभिन्न जनजातीय समूहों के लोग इंग्लैंड में रहते थे। उसमें कौन थे, अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे और आयरिश थे। इन सारों की पहचान, इन द्वीप समूहों में रहने वाले लोगों की जो जनजातीय और साझा जो है नस्ल एक थी, इनकी संस्कृति क्या थी, एक थी। तो इन सभी जातीय समूहों ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक अपनी अलग अलग परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड जो है बहुत ज्यादा धन दौलत वाला राष्ट्र बनता गया, इंग्लैंड को किस नाम से जाना जाता था, आंग्ल नाम से जाना जाता था। और धीरे धीरे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, उसकी अहमियत और सत्ता में जब वृद्धि हुई तो उसने क्या किया, उन द्वीप समूहों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। और 1688 के अंदर एक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, जिसको क्या बोला जाता है, शानदार क्रांति, यानी ग्लोरियस रिवोल्यूशन। और यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ और इसने बहुत आसानी से जो है अपने आसपास के जो द्वीप समूह थे उन सभी को जो है एक झंडे के नीचे, उस झंडे का नाम था यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन। इस झंडे का नाम क्या था, एक्ट ऑफ यूनियन। और ये 1707 के अंदर अस्तित्व में आया था। इस एक्ट के तहत जो है जैक यूनियन जो है इनका एक झंडा बना और एक इसके तहत क्या किया था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को एक किया गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है यहाँ पर गठन किया गया था 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। और इसके बाद ब्रितानी जो संसद है उसके अंदर जो है आंग्ल लोगों का दबदबा था, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे। और एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ ये हुआ कि स्कॉटलैंड की जो एक खास संस्कृति थी, जो स्कॉटिश वहाँ पर भाषा बोली जाती थी, उसको रोका गया। उनकी जो संस्कृति थी खास, उनके राजनीतिक संस्थान, उनको योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। हाईलैंड के जो निवासी थे, जो कैथोलिक भाषा बोलते थे, उनको भी आज़ादी को व्यक्त करने की कोई भी जो है इच्छा नहीं दी गई थी। उन लोगों का भी वहाँ पर दमन किया गया।
आइलैंड्स के अंदर गैलिक भाषा बोलने की जो है मनाही थी, राष्ट्रीय पोशाक वो नहीं पहन सकते थे। तो उनमें से बहुत से लोग जो अपना वतन छोड़ने को भी क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। उसके बाद में बारी आ जाती है यहाँ पर आयरलैंड की, क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन बना है उसके अंदर 3 राष्ट्र हैं। एक तो कौन सा है, इंग्लैंड है, दूसरा कौन सा है, स्कॉटलैंड है, और तीसरा उसके अंदर कौन सा है, आयरलैंड है। और आयरलैंड को इन्होंने जबरदस्ती बलपूर्वक 1801 के अंदर मिलाया था। इसमें क्या हुआ था, आयरलैंड के अंदर 2 प्रकार के लोग थे, ये हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था। एक तो ऐसा वर्ग था जो कैथोलिक को मानता था, किसको मानते हैं, कैथोलिक चर्च को मानते हैं, और दूसरे कौन से थे, प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे। ईसाई धर्म के 2 वर्ग यहाँ पर रहते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया था, आयरलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म को मानने वाले जो बहुसंख्यक थे, उनको जो है कैथोलिकों के ऊपर जो है राज करने में सहायता की, और कैथोलिकों के विरोधों को उन्होंने जबरदस्ती क्या है, कुचला। और वोल्ट टोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई के अंदर जो एसफल विद्रोह हुए 1801 के अंदर, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, और जिसके ऊपर हमेशा आंग्ल संस्कृति का ही क्या हुआ, प्रचार प्रसार। और एक नए ब्रिटेन के अंदर जो प्रतीक चिन्ह है मैंने ब्रितानी झंडा, जिसको यूनियन जैक के नाम से जाना गया, इनका एक राष्ट्रीय गान था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, को खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र के इस संघ के अंदर महातक सहयोगी के रूप में ही रह पाए। ये दोनों के दोनों थे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, दोनों केवल इनके सहयोगी थे। इनको किसी भी प्रकार का वहां पर बहुत ज़्यादा क्या नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है राष्ट्र की दृश्य की संकल्पना की। जो भिन्न भिन्न राष्ट्र थे वो अपने राष्ट्रों को किस प्रकार जो है एक दृश्य के रूप में पिरोते थे, और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।